नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की लेटेस्ट क्लास में। आज की क्लास में हम जो शंकु छिन्नक के क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, मतलब कि प्रश्नावली 13.4 के जो क्वेश्चंस थे, आज उनको हम सभी को हम सॉल्व करेंगे। और आज के लेक्चर के साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 13 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास में हम एक तो आपका एक्सरसाइज 13.4 के सभी प्रश्न हल करेंगे। दूसरा, शुभ ने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि सर किसी भी नंबर की अगर घात 0 हो तो उसका मान 1 क्यों होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर क्लास के बाद अगर टाइम बचा तो। ठीक है, इसका हम डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे अगर टाइम मिला तो। पहले स्टार्ट करते हैं आपकी प्रश्नावली 13.4 के क्वेश्चन, पहले उनको सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूले जो थे आपको तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए हैं। कौन कौन से वाले? शंकु छिन्नक का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो L का मान था वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस R1 - R2 का होल स्क्वायर, ये वाला, जहां पर R1 क्या है, बड़ी वाली त्रिज्या, R2 क्या है, छोटी वाली त्रिज्या। अब आइए क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए। पानी पीने का एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। ऊंचाई तो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, आकार है शंकु के छिन्नक का। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता का ज्ञात कीजिए, मतलब हमें आयतन बताना है। क्या क्या मान हमें दे रखे हैं? छिन्नक की हमें ऊंचाई दे रखी है, दोनों त्रिज्याओं के मान हमें दे रखे हैं, व्यास दे रखे हैं, त्रिज्या हम आधा करके निकाल ही लेंगे। तो तीनों मान हमारे पास हैं, हमें सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला क्या है? आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 गुणा H। करेक्ट, यही फॉर्मूला है। वैल्यू चेक करो, कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास है। H का मान हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और एक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, एक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। R1 को मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया और R2 को मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया। व्यास का आधा करोगे हमें त्रिज्या मिल जाएगी, और जनरली हम R1 को बड़ी त्रिज्या लेते हैं, R2 को छोटी त्रिज्या लेते हैं। अब क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी और मान निकालना है। देखो, 1/3 पाई का मान है 22/7, R1 मतलब 2 का स्क्वायर, R2 मतलब 1 का स्क्वायर, 2 गुणा 1, H मतलब 14। सॉल्व करो, कितना मिला? देखो, एक तो 7 से कट जाएगा आपका 2 बार। ठीक है, यहां देखो 22/3, 4 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 2, तो ये कितना हो गया? ये आपका आ गया 44 गुणा 7/3, मतलब 154/3। ठीक है, कुछ गड़बड़? 7, अब ये क्या किया मैंने, ये क्या किया है? 308/3 आएगा, 308/3 आएगा। इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1022/3। हमने निकाला था आयतन, तो ये आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब। इतना आयतन होगा उस ग्लास की, इतना धारिता होगी उस ग्लास की। अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नंबर पहले से ही बहुत छोटा है। लीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप 1000 का भाग दे दो, कुल कुल आपका 0.1 लीटर के आसपास आएगा। 100 ml का ये ग्लास होगा, मोटा मोटा 100 ml के आसपास का ये ग्लास होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ भी नहीं है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूले में वैल्यूज रखो और आंसर निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एक शंकु के छिन्नक की त्रियक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। क्या क्या दे रखा है मुझे? L का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और उसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं। परिमाप मतलब परिधि 1 वाली कितनी है? 18 सेंटीमीटर, और परिमाप 2 है आपका
6 सेंटीमीटर। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से मुझे बताओ कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर की जगह R1 प्लस R2 गुणा एल। कौन कौन से मान मुझे दे रखे हैं, पाई का मान मुझे पता है, एल का मान 4 दे रखा है, R1 और R2 के मान चाहिए। दोनों वृत्तीय भाग की त्रिज्याएं मेरे पास नहीं है, पर मुझे एक चीज एक्स्ट्रा दे रखी है कि उनकी परिधियां मुझे दे रखी हैं। तो परिधि की सहायता से हम आसानी से आपकी त्रिज्याएं निकाल सकते हैं। जहां R1 तथा R2 वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो देखो परिमाप 18 सेंटीमीटर है, मतलब 2 पाई R1 का मान 18 है। ठीक है, वैल्यू रख दो 22/7 गुणा R1 बराबर 18। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। ये आपका 9 बार चला जाएगा, बाकी तो कुछ कैंसिल होना नहीं है। तो R1 का मान मेरा निकलेगा 7 गुणा 9/22, 63/22 सेंटीमीटर। ये क्या मिला है मुझे, R1 का मान मिल गया है। सेम R2 का मान निकाल लो। अगर मुझे R2 का मान निकालना है तो क्या करूं, 2 पाई R2 का मान किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है। वैल्यूज पुट करो, 2 गुणा 22/7 गुणा R2 बराबर 6। कुछ कैंसिल हुआ, कोई जड़ा बड़ा नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 3 आ गया। तो R2 का मान आएगा 7 गुना 3/22, मतलब 21/22 सेंटीमीटर। ये 63/22 था और ये मेरा 21/22 सेंटीमीटर आ गया है। अब मेरे पास एच एल का मान मुझे पता है, R1 का मान मुझे पता है, R2 का मान मुझे पता है, सिर्फ वैल्यूज मुझे रखनी है और आंसर निकालना है। सिर्फ वैल्यूज मुझे रखनी है और आंसर निकालना है। तो वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा पाई R1 प्लस R2 L। पाई का मान कितना है, 22/7। R1 कितना है आपका, 63/22। R2 कितना है, 21/22। L का मान कितना है, 4। ठीक है, इनको अब सॉल्व करना है। सॉल्व करो, 22/7 आ गया, लघुत्तम मैंने 22 लिया, तो 63 और आपका 21 जुड़ जाएगा, 63 प्लस 21 गुणा 4। तो जो जो कैंसिल हो रहा है उसको तो हटा दो, 22 से 22 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर मेरा बचा है, ये बच गया 84 इंटू 4/7। तो 12×7=84, तो ये भी आपका कट गया 12 बार। तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो आएगा 48। क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर L का मान मुझे दे रखा था, R1 का मान नहीं था, R2 का मान नहीं था, पर उसके बदले में हमें दोनों वृत्तीय भाग की परिधि दे रखी थी। परिधि से हम त्रिज्या बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। पूरी प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से पता है तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है, कुछ इस तरह की ये टोपी हुआ करती है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, मतलब जो नीचे वाला सिरा है, कुछ ऐसी आकृति ये है, कुछ ऐसी आकृति है। ये तो आपका बंद वाला सिरा है, ये आपका खुला वाला सिरा है। ठीक है, ये ऊपर वाला पैक है, नीचे वाला खुला हुआ है। अब देखो, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो मान है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो मुझे जो R1 का मान है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ये मान 4 सेंटीमीटर है,
तो R2 का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर। टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 है, तो L का मान मुझे दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो इसे बनाने में प्रयुक्त कपड़े का क्या कहते हैं, पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पता लगाना है कि इस टोपी को बनाने में जितना मटेरियल हम लगा है उसका मान हमें निकालना है, मतलब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्यों? क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा पूरा का पूरा, नीचे से खाली है, नीचे वाला लेना ही नहीं है, ऊपर से पैक है, ऊपर वाला पोर्शन लेना है। तो इस टोपी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये मेरा सवाल है। क्या है? छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा? एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो, एक तो आप ले लो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या लेना पड़ेगा? जो ऊपर वाला पोर्शन है उसका क्या कहते हैं, ये जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, और ऊपर वाला जो वृत्तीय भाग है उसका आपका क्या कहते हैं, क्षेत्रफल आ जाएगा। तब हमारा ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता लग जाएगा। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई R1 प्लस R2 गुना L, और ऊपर वाला भाग मतलब अगर मैंने इसको R1 को 10 माना है, R2 को मैंने 4 माना है, तो R2 आ जाएगा। ये आपका आ गया पाई R2 का स्क्वायर। ये क्या आ गया? पाई R2 का स्क्वायर। ये हमारा सवाल हो गया। चेक करो, पाई का मान मुझे पता है, R1 का मान मुझे पता है, R2 का मान मुझे पता है, L का मान मुझे पता है। चलिए, तो सब कुछ पता है, वैल्यूज पुट कर दो। पाई के बारे में कोई जिक्र नहीं है, 22/7 लेना है। पाई को मैं पहले ही बाहर ले लेता हूं। ये आ गया आपका 22/7। R1 कितना है? 10। L कितना है? 15। R2 कितना है? 4। ये मान निकलेगा 14। 14 गुना 15, 710। ये 710 क्या, 210। 15 चौको 60, 6 15 21, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका? 16। ये कितना हो गया आपका? 16। आगे सॉल्व करो। ये आपका आ गया 22/7। हमने इसको ले लिया है आपका पोर्शन, ये आ गया 2 2 6, 226। कुछ कट रहा है, 7 का भाग नहीं जाएगा, 21 और 16 नहीं जाएगा, तो आपको गुणा ही करना पड़ेगा। यही एक ऑप्शन है हमारे पास, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है, गुणा ही करना पड़ेगा। तो चलो पहले इसको 2 से गुणा कर लो। इतना आएगा ऊपर तो। ये आपका मान निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। अगर इसको आपको आगे भी सॉल्व करना है तो भी कर सकते हो। 7 बार गया, एक बार गया, 0। ठीक है, 710 सही। 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर नहीं भी लिखो तो ये वाली वैल्यूज भी आपकी आ जाएगी, इसको भी आप लिख सकते हो। इतना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपका। ये जो टोपी बनाने के लिए जो पदार्थ हमने यूज में लिया है उसका इतना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। वो कैसे निकाला है?
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, उसमें से जो ऊपर वाला वृत्तीय पोर्शन था उसके क्षेत्रफल को जोड़ दिया, सारी वैल्यूज मुझे पता थी, हमने मान रखा और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई इतनी है, नीचे वाले और ऊपर वाले की त्रिज्या इतनी इतनी है। कुछ ऐसा है हमारे पास, ये जो बोलने चाह रहे हैं ये कुछ ऐसा बर्तन है जो ऊपर से खुला हुआ है, बाल्टी के आकार का, ठीक है, नीचे से पैक है, ऊपर से खुला हुआ है। वैल्यूज वापस से रखो, जिसकी ऊंचाई तो है 16 सेंटीमीटर, ये है 16, मतलब h का मान तो आ गया 16 सेंटीमीटर। और बताओ निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं 8 और 20 हैं, ये है आपकी 8, ये है आपकी 20 सेंटीमीटर। तो R1 का मान मैं यहाँ पर लेता हूँ 20 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं बड़ी वाली त्रिज्या को नॉर्मली R1 मानता हूँ, बाकी फर्क नहीं पड़ेगा, आप मान भी लोगे तो ऐसी कोई आफत नहीं आ जाएगी, ठीक है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली बात तो हमें ये पता लगानी है, पहली बात तो हमें ये पता लगानी है कि यदि इसके अंदर हम दूध डालते हैं तो 20 रुपए प्रति लीटर की दर से कितना दूध इसके अंदर आ जाएगा, उसका क्या मूल्य होगा। तो पहला बात क्या है, फर्स्ट पोर्शन हमें इसका आयतन निकालना है। आयतन आपका सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, सेंटीमीटर क्यूब को हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आपका पहला सवाल है। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य अगर इतना है तो इसका मान भी निकालिए। मतलब एक तो हमें आयतन निकालना है, एक आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आयतन को लीटर में कन्वर्ट करोगे और दूध की कीमत निकाल लोगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, उसको इस रेट से जब आप हिसाब लगाओगे तो उसकी चादर का मूल्य भी हमें पता लग जाएगा। तो दो चीजें हमें चाहिए, आयतन प्लस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा काम है, ठीक है। एक बार और पढ़ लो क्वेश्चन को, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। करेक्ट, चलिए तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला पोर्शन है आयतन। आयतन तो निकल जाएगा, h का मान पता है, R1 का मान पता है, R2 का मान पता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें L का मान चाहिएगा, वो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। आयतन होता है आपका 1/3 पाई, आर स्क्वायर की जगह आता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 गुना h। वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करो, पाई का मान पहले से ही दे रखा है तो यही रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। 3.14 बटा 3, पाई बटे 3 हो गया। R1 20, 20 का स्क्वायर, R2 8, 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुना 8, h का मान कितना है 16, h का मान आपका आ गया 16, ये हमारा यहां तक आ गया। अब इसको सॉल्व करो, तीन 3.14 बटे 3, अंदर आएगा 400 प्लस 64 प्लस 160, ठीक है, और बाहर गुना में आ रहा है आपका 16। 3 से कुछ भी कैंसिल अभी तक नहीं हुआ है, इसको जोड़ो 560, 560 में 60 जोड़ूंगा 624। अब शायद ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 208, ठीक है, आपको मिलेगा 208। आगे सॉल्व करो, हमें मिलेगा 3.14 इंटू 208 इंटू 16। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ इसे सीधा गुना ही करना पड़ेगा। इसका मान आएगा आपका 10449, पॉइंट में कुछ नंबर आएगा, आप 22 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आना चाहिए, ठीक है। इतना मान आपका निकलेगा, आप एक बार गुणा कर लेना इसको, 10449.22 सेंटीमीटर क्यूब। पर इससे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है, हमें क्या है, आयतन चाहिए किसके अंदर, लीटर के अंदर। तो एक चीज हमने कल पढ़ी थी और बड़े काम की चीज है वो,
मैं वापस लिख देता हूं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मान होता है 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब का मान होता है 1000 लीटर। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर आप एक ऐसी टंकी बनाते हो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मान 10 हैं, तो उसके अंदर 1 लीटर आयतन आएगा, उसका जो आयतन होगा वो 1 लीटर के बराबर होगा। यदि आप ऐसी टंकी बनाते हो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1-1 मीटर है, तो उसके अंदर 1000 लीटर पानी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1000 से भाग दे दिया, तो इसका मान मुझे मिलेगा 10.45 लीटर। कितना मिलेगा, 10.45 लीटर। आगे क्या करना है, 1 लीटर की कीमत 20 रुपए है, तो अगर मैं यहां से इसको निकाल दूं, अगर मैं इसको यहां से निकालना चाहूं दूध का मूल्य, कैसे निकलेगा, 10.45 को 20 से गुणा कर दो, मतलब 209 रुपए का ये दूध आएगा। कितने का आएगा, 209 रुपए का। यहाँ पे आपका दशमलव लगा हुआ है, तो आपका मान 0 हट जाएगा। करेक्ट है, कुल मिला के 10.45 लीटर दूध उसके अंदर आएगा। 1 लीटर की कीमत 20 रुपए है, तो 10.45 की कीमत आपकी 209 रुपए आएगी। पहला वाला पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं दूसरे वाले पोर्शन पर, जब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना रहेगा। सेकंड पोर्शन क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले वृत्तीय भाग के क्षेत्रफल के। किसके बराबर होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का वृत्तीय क्षेत्रफल लिख दूं। कुल मिला के बात है कि आपका जो बर्तन आपके सामने है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये वाला पोर्शन, घुमाव वाला पूरा पोर्शन, और ऊपर से तो खुला हुआ है, नीचे से पैक करना है तो नीचे वाला पोर्शन। वैल्यूज मुझे क्या क्या दे रखी है, मेरे पास दे रखी है, मान है मेरे पास, एच का मान तो है 16 सेंटीमीटर, R1 का मान कितना है 20, और R2 का मान है 8। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला लिखो आप, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, पहले तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2 गुना L प्लस आधार का वृत्तीय क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर। R2 क्यों लिखा, नीचे वाला है, नीचे वाला मतलब जो 8 सेंटीमीटर वाला वृत्तीय पोर्शन है, 8 सेंटीमीटर को मैंने R2 त्रिज्या माना है, इसलिए मैंने R2 लिख दिया। अब एक एक बात तो ये कि मुझे L का मान चाहिए, पाई का मान मुझे दे रखा है, R1 का मान मुझे पता है, R2 का मान मुझे पता है, R2 का मान मुझे पता है। इकलौता L एक ऐसा पोर्शन है जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। इकलौता L एक ऐसा पोर्शन है जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे L का मान निकालना है, वो निकालो। कैसे निकालें, हमें पता है कि L का मान होता है वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, H कितना है आपका 16, तो 16 का स्क्वायर आ जाएगा। R1 कितना है 20 माइनस 8 का वर्ग आ जाएगा। 16 मतलब 256, 12 का स्क्वायर 144, ये आपका आ गया 4 4 400। मतलब L का मान जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 20 सेंटीमीटर। L का मान कितना मिलेगा, 20 सेंटीमीटर हमको मिलेगा
ये हम यहां तक निकाल चुके हैं। ठीक, अब सारे मान मेरे पास हैं। एल का मान आ गया, R1 का पता है, R2 का पता है, पाई का पता है। सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखो, कैलकुलेशन करो और आंसर निकालो। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपका होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई को मैं बाहर निकाल रहा हूं, पाई मतलब 3.14 मैंने पहले से ही बाहर निकाल दिया। R1 प्लस R2 20 प्लस 8, एल का मान है 20। ठीक है, R2 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना मिलेगा, ये आपका आ गया 3.14। 28 गुना 20, 28 को 20 से गुना करूंगा तो आपका आएगा 56, 560 प्लस 64, कितना आएगा 560 प्लस 64। आगे सॉल्व करो, सही किया है 624, 624। ठीक है, 624 आपका ये आ गया। अब क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते, इनको सिर्फ आपको गुणा करना है। ये आपका आएगा 1959, 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू आपकी आएगी। ये आपको क्या मिल गया है, ये हमको मिल गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वापस से क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर की कीमत 8 रुपए है। क्या बोलता है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन हमारा बोलता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर की कीमत है आपकी 8 रुपए। तो ये जो वैल्यू दे रखी है, चूंकि इसलिए 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर की कीमत कितनी होगी, 8 में 100 का भाग दिया आपने और गुणा कर दिया 1959.36 से। ठीक, 1959.36 से कर दिया। इसका आप आंसर निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 156.75 रुपीज। 156 रुपये 75 पैसे के आसपास इसकी कीमत आएगी आपकी चादर की। करेक्ट है, 156 रुपये 75 पैसे के आसपास इस चादर की कीमत आएगी जिस चादर से आपका वो बर्तन बना हुआ है। एक बार वापस से देख लो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है और उसका कोई उपाय भी नहीं है। जितना कोशिश करो आप कर सकते हो कैलकुलेशन को कम करने के लिए, कुछ कुछ जुगाड़ लगा सकते हो, पर उस जुगाड़ लगाने में ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार जुगाड़ के चक्कर में आदमी कैलकुलेशन गलत कर जाता है। और अगर आप सीधा करने में कंफर्टेबल हो तो सीधा गुणा कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। मेन मुद्दे की बात आपके वो 3 फॉर्मूले ही हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी चीजों से, पर अगर आपने त्रिकोणमिति को पढ़ा हुआ है तब हमको ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। हल्का सा बाकी के क्वेश्चन से अलग है। देखो, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है। क्या बोलता है कि एक 20 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु है, उसको बिल्कुल बीच में से एक तल ने दो भागों में काट दिया है। ठीक है, ये अगर आपका शंकु है, अगर ये आपका शंकु है तो क्या किया आपने, इसको ऐसे बिल्कुल जो इसकी ऊंचाई है उसके ऊंचाई को बिल्कुल बीच में से, इसको बिल्कुल बीच में से ऐसे दो भागों में काट दिया है। ये कुछ हुआ है, ये शंकु, ये उसकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब यहां से जो लंब डालोगे वो ऊंचाई उसने क्या कहते हैं, इसके बीचों बीच में से एक तलने से दो भागों में काट दिया है। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे हमें कुछ ऐसी आकृति मिलेगी। देखो, ये आपका शंकु है,
इसको यहां से दो भागों में बांट दिया, बिल्कुल बीच में से, तो क्या मिलेगा आपको? ये पोर्शन अलग हो गया, एक शंकु आपका यहां से अलग हो गया। ये तो ऊपर वाला पोर्शन हो गया, और नीचे वाला पोर्शन क्या मिलेगा आपको? एक शंकु छिन्नक हमको मिल जाएगा। एग्री करते हो? इसको इस जगह से दो भागों में बांटा, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन था ये तो आपका ये बन गया, और नीचे वाला पोर्शन आपका शंकु छिन्नक बन गया। अब क्वेश्चन को एक बार वापस से पढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी थी इसकी? 20 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी रह जाएगी? 10। इसकी ऊंचाई कितनी रह जाएगी? 10। एग्री करते हो? अगर पहला वाला 20 सेंटीमीटर का था, दो बराबर भागों में बांटोगे तो 10-10 सेंटीमीटर के आपको मिल जाएंगे, एक शंकु होगा एक छिन्नक होगा। शीर्ष कोण 60 है, मतलब यहां पर जो कोण बन रहा है आपका वो 60 डिग्री का है। शंकु के शीर्ष पे जो कोण है वो 60 डिग्री का है। तो अगर ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा मेरा? ये कोण आपका आ गया 30 डिग्री का, और इधर वाला भी मेरा आ गया 30 डिग्री का। बराबर भागों में बढ़ जाएंगे समबाहु त्रिभुज के, जो आप क्या कहते हैं शीर्ष से लंब डालते हो तो उसके कोण को वो दो बराबर भागों में बांट देता है। अब आगे आ जाओ, अब वापस से पढ़ो क्वेश्चन को। जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है, मतलब जिस तल ने उसको काटा है वो शंकु के आधार के समांतर है, ठीक है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को, ये जो छिन्नक आपको मिला है इसको यदि आपने एक तार में कन्वर्ट कर दिया है, क्या किया है? ये जो छिन्नक आपको मिला, इस छिन्नक को आपने पिघलाया, पिघला के उससे आपने एक तार बनाया। तार की खासियत क्या है कि उसका व्यास है 1.6 सेंटीमीटर, मतलब बेलनाकार आपने एक लंबा सा तार बना दिया है जिसका व्यास तो है 1.6 सेंटीमीटर, और लंबाई के बारे में हमें पता नहीं है, वो मान हमें निकालना है। एक बार मैं वापस से समझा देता हूं। क्या किया हमने? हमारे पास एक शंकु था, ठीक है। उस शंकु को, जो उसकी ऊंचाई थी 20 सेंटीमीटर थी, बीच में से दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांटा, एक पोर्शन यहाँ गया एक पोर्शन यहाँ गया। इसकी पूरे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, तो इसकी ऊंचाई 10 हो गई, इसकी ऊंचाई 10 हो गई। ये वाली बात हमारे समझ में आ गई। अब सेकंड पोर्शन देखो। सेकंड पोर्शन ये बोलता है, एक चीज और थी कि इस शंकु का जो शीर्ष कोण था वो 60 डिग्री का है। तो अगर ये पूरा कोण 60 डिग्री है तो इधर वाला कोण भी आपका 30 हो जाना है। ये पूरा कोण अगर 60 डिग्री है तो ये जो कोण यहां पर बनेगा ये कितना बनेगा? 30 डिग्री। और ये कितना बनेगा? ये भी आपका बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, देख पा रहे हो? दोनों कोण आपके 30 डिग्री बन गए। बस इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि 60 डिग्री का कोण था और आपकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर थी। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमें क्या पता लगाना है कि ये जो छिन्नक आपको मिला, उस छिन्नक का के अंदर जितना भी मटेरियल था उसको आपने पिघलाया और उससे एक तार बना दिया। ठीक है, उस तार का व्यास हमें पता है, लंबाई हमें पता लगानी है। करेंगे कैसे? सबसे पहले तो इस छिन्नक का आयतन निकालो। फिर क्या करोगे? इस छिन्नक का आयतन निकालोगे। जितना इस छिन्नक का आयतन होगा उतना ही उस तार का आयतन भी होगा जो आपने बनाया है। दोनों के आयतन को बराबर करोगे तो लंबाई का मान तो हमें पता लग जाएगा। छिन्नक का आयतन निकालो, तार का आयतन निकालो, दोनों को बराबर कर दो, लंबाई का मान हमें पता लग जाएगा। पर प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां पर है कि जो छिन्नक का आयतन होता है उसका फॉर्मूला है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 R2 गुणा H। ठीक, गुणा H यही फॉर्मूला है। जहां पर मुझे सिर्फ H का मान पता है, जहां पर मुझे सिर्फ एक वैल्यू पता है कि H का मान है 10 सेंटीमीटर, ना मुझे R1 का पता ना मुझे R2 का पता। तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास जो है वो ये है कि मुझे R1 R2 का मान निकालना है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मुझे R1 और R2 का मान चाहिए। अगर ये मान मैं निकाल देता हूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक बात देखो,
अगर मैं इसको लेता हूं आपका ए बी सी, बीच वाले को आप ले लो डी, ई, ये आपका एफ हो गया, ये आपका जी हो गया। देख पा रहे हो, डायग्राम वापस से बनाऊं? ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूं किसमें, ध्यान से समझना, अब यदि मैं बात करता हूं आपका त्रिभुज, किसकी बात कर रहा हूं, त्रिभुज ए बी डी में। किसकी बात की हमने, हमने बात की है त्रिभुज ए बी डी की। त्रिभुज ए बी डी में देखो क्या है, कुछ ऐसा त्रिभुज है आपका, ये कुछ ऐसा त्रिभुज है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका डी है। यहां पर कौन आपका 30 डिग्री है, ये भुजा आपकी 10 डिग्री है। करेक्ट है, ये ए है, बी है, डी है, सॉरी। ये जो भुजा है आपकी एडी भुजा है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है, ये मुझे पता है। क्या इस इंफॉर्मेशन से आप बीडी का मान निकाल सकते हो? क्या इस इंफॉर्मेशन से आप बीडी का मान निकाल सकते हो? बीडी क्या है, बीडी आपकी इसकी त्रिज्या है। बीडी क्या है, ये वाली त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या ले लो, ये वाली त्रिज्या ले लो, बात एक ही है। क्या इस इंफॉर्मेशन की सहायता से आप बीडी निकाल सकते हो? क्या आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि इस कोण के सामने वाली भुजा तो मुझे चाहिए और साथ वाली भुजा मुझे दे रखी है, मतलब tan का फॉर्मूला काम करेगा। क्या करता हूं मैं, मैंने लगाया tan 30 डिग्री, ये किसके बराबर होगा, सामने वाली भुजा मतलब बीडी अपॉन साथ वाली भुजा मतलब एडी। ठीक है, बरोबर है। तो बीडी का मान क्या निकलेगा, बीडी का मान निकलेगा एडी गुना tan 30। एडी का मान मुझे दे रखा है 10, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, इसमें एक काम और कर दो, इसके हर का परिमेयकरण कर दो तो थोड़ा सा और आसान हमें दिखेगा। ये आपका हो गया, यहीं लिख देता हूं, 10√3/3 सेंटीमीटर। ये वाली जो त्रिज्या है आपकी ये आ गई है 10√3/3। ठीक, अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है, आपने R2 का मान तो निकाल दिया, इसको मैंने मान लिया है R2। आपने R2 का मान तो निकाल दिया, अब आपको R1 का मान और चाहिए। R1 क्या है, R1 है आपकी EF के बराबर। R1 आपकी EF के बराबर है, तो यदि मैं लेता हूं त्रिभुज AEF, AEF कैसा त्रिभुज है मेरा, कुछ ऐसा त्रिभुज है। जहां पर AF जो है आपकी 20 सेंटीमीटर है और ये कोण आपका 30 सेंटीमीटर है। मुझे क्या चाहिए, मुझे EF का मान चाहिए। क्यों, अगर EF का मान पता चल गया तो ये वाली त्रिज्या भी मुझे पता चल जाएगी। ठीक है, EF का मान चाहिए, क्या हम निकाल सकते हैं, सेम tan का फॉर्मूला लगाओ। यदि आपने वापस से tan का फॉर्मूला यहां पे लगाया, tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा, EF अपॉन AF। तो EF का मान क्या निकलेगा, EF का मान निकलेगा AF tan 30 डिग्री। करेक्ट है, AF कितना है 20 अपॉन √3, हर का परिमेयकरण कर दो, आपको मिलेगा 20√3/3 सेंटीमीटर। तो ये वाली त्रिज्या कितनी आ गई आपकी, ये त्रिज्या आ गई है 20√3/3। इसको मैंने मान लिया है R1, इसको मैंने R1 मान लिया है। करेक्ट है। अब देखो, इस फॉर्मूले में H का मान मुझे दे रखा है 10, मुझे पता है, R1 का मान मुझे पता है, R2 का मान मुझे पता है, तो क्या मैं आयतन निकाल सकता हूं? अब हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। क्या है आयतन, आयतन आपका होगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 R2। ठीक है, यहां पर गुना H। क्या क्या मान दे रखे हैं, R1 का मान आपको पता है 20√3/3 सेंटीमीटर, R2 का मान आपको पता है 10√3/3 सेंटीमीटर और H का मान आपको पता है 10। एक बार क्रॉस चेक कर लो, R2 आपका 10√3/3
सही है, 20√3/3 सही है, और 10 सही है। इन सब के मान आप रखोगे, आपको आयतन मिल जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। देखो, 1/3, पाई का मान है 22/7, R1 का स्क्वायर है ये वाला 20√3/3 का होल स्क्वायर। R2 कितना है 10 प्लस R1 R2 दोनों को गुणा कर दो। H का मान कितना है 10। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो, ये कितना होगा, ये आपका 400 गुना 3 1200, 100 गुना 3 300, 200 गुना 3 600, ये मान हमको मिलेगा। ठीक, आगे सॉल्व करो। लघुत्तम अगर मैं लूंगा तो 9 लघुत्तम आ जाएगा हमारा 1800 2100, कैंसिल आउट कर दो, 3 7, ये आपका 100 बार चला गया। आपका मान आया कितना, मान मिला है हमको, हमको मान मिला है 22,000/9। ठीक है, यही मिला है, बरोबर है, यही मान हमको मिला है। ठीक है, 22,000/9, और मान क्या था सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब कर दो। अब क्या करना है, अब आपको निकालना है कि यदि इस आयतन को आपने एक बेलन में कन्वर्ट कर दिया, जिस बेलन का व्यास 1/16 सेंटीमीटर है, क्या किया है आपने, आपने एक काम किया है कि इस आयतन को आपने एक बेलन में कन्वर्ट किया है। किस चीज में कन्वर्ट किया है, बेलन में। और उस बेलन का आयतन क्या है, व्यास है आपका ऐसे लिखो, बेलनाकार तार। ठीक, इस छिन्नक को आप पिघलाओगे, पिघला के आप एक तार बनाओगे। तार आपका बेलनाकार है, जिसकी त्रिज्या है 1/32 सेंटीमीटर, व्यास 1/16 था, 2 का भाग हमने और दे दिया। इसका आयतन क्या होगा, तार का आयतन होगा πr² गुना उसकी ऊंचाई, ऊंचाई को लंबाई लिख दो। करेक्ट है, पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान है 1/32 गुना 1/32 गुना लंबाई। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये जो आयतन आया है किसका, छिन्नक का आयतन और तार का आयतन बराबर होगा। मतलब अब हमें मिलेगा छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक लिखना बेसिकली से, छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। वैल्यूज पुट करो, छिन्नक का आयतन कितना है 22,000/9, बराबर ये है आपका 22/7 गुना 1/32 गुना 1/32 गुना लंबाई। ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, जो जो कट रहा है उसको काट दो, और ऐसा कुछ ज्यादा कुछ कट भी नहीं रहा है।
ये यहाँ से 1000 बच जाएगा। लंबाई का मान आपका आ जाएगा 32 × 32 × 7 × 1000/9। ये आपका आएगा 7168 × 1000 × 9। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 796,444.44 सेंटीमीटर। करेक्ट है, इतना आपका आंसर आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, आप लंबाई यहां भी छोड़ सकते हो। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, हमें 100 का भाग देना पड़ेगा। मतलब आपका आंसर आएगा 7964.4 मीटर। करेक्ट है, 7964.4 मीटर आपका आंसर आएगा। तो ये आपका सवाल था, थोड़ा सा अलग किस्म का सवाल है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको त्रिज्याएं निकालने में हल्की सी मशक्कत करनी पड़ी है। हल्की सी मशक्कत आपको त्रिज्याएं निकालने में करनी पड़ी है। हमें त्रिकोणमिति का सहारा लेना पड़ा। एक आपके क्या कहते हैं दिमाग में एक सवाल ये भी आएगा कि सर बेलन तो आपका उसमें है, आपकी तीनों दिशाओं के अंदर है। बेलन तो आपके ऐसा है, ये तो ऐसे गोल वक्राकार आकृति का है। यहाँ पर आपने ये त्रिभुज कैसे बना दिया, ये 60 डिग्री का कोण कैसे लिया है? तो बेटा जब इस बेलन का आप अनुप्रस्थ काट जो लोगे ना, उस पोर्शन पे जाके हम, इनिशियली मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि पहले बताता तो शायद आपको ज्यादा कंफ्यूजन आ जाता। पर अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट क्रिएट हो जाएगा कि सर बेलन ऐसा है, आप इसमें त्रिभुज कैसे बना दोगे, कहाँ से त्रिभुज निकालोगे? तो त्रिभुज निकालने के लिए आपको एकदम एग्जैक्टली मैंने सेंटर में से इसको काट के अगर लिया है, तब जाके ये त्रिभुजाकार पोर्शन आपका निकलेगा। ठीक है, एकदम काट के बारीक पोर्शन बीच में से निकाल दिया, तब ऐसा त्रिभुज आपका निकलेगा और इन सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। इसकी भुजा आपकी बेलन की त्रिज्या बन जाएगी। करेक्ट है, समझ गए? देख लो एक बार, इसको हमने यहां से काटा, दो पोर्शन में लेके गए, 60 डिग्री का कोण 30-30 का बन गया। ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो मतलब त्रिज्याएं बन जानी है। 10-30 एक बार लगाया, ऊपर वाली त्रिज्या आ गई। पूरे वाले त्रिभुज में 10-30 फिर से लगाया, नीचे वाली त्रिज्या आ गई। त्रिज्या आने के बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है, उससे तो आपको डरने की जरूरत है नहीं। उसमें सिर्फ क्या करना है आपको, पहले छिन्नक का आयतन निकालोगे, फिर तार का आयतन निकालोगे, दोनों को बराबर करोगे तो लंबाई का मान आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ आपकी प्रश्नावली 13.4 समाप्त होती है और साथ में चैप्टर नंबर 13 भी समाप्त होता है। अब हमारे दो चैप्टर बचे हुए हैं, एक है आपका सांख्यिकी वाला, एक है आपका रचना वाला। ये है आपका यूपी बिहार बोर्ड, जहां पर कुछ 30% पोर्शन कम कम हुआ है। तो ये दो चैप्टर तो हमारे इन दो बोर्ड के लिए बचे हैं, और बाकी सारे अगर सब बोर्ड्स की मैं बात करूं जहां पे सिलेबस कम भी नहीं हुआ है, तो एक प्रायिकता वाला पोर्शन और है। कुल मिला के 3 पोर्शन हमारे बाकी हैं, और होपफुली हम 15 दिसंबर की डेडलाइन लेके चल रहे थे, तो वहां तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो भी जाना चाहिए। सांख्यिकी में हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सांख्यिकी वाला जो पोर्शन है, अगर आप यूपी बिहार बोर्ड की बात करोगे तो वहां से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आना है। सांख्यिकी में से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा स्कोर वहां से मिल सकता है। राजस्थान और बाकी बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं, मैंने सबका नहीं देखा, यूपी बिहार और राजस्थान का ब्रेकअप देखा है। तो राजस्थान वाले पोर्शन में सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों मिलके 10 नंबर के हैं, और बाकी जगह यूपी बिहार में वो दोनों के अकेला आपका सांख्यिकी वाला पोर्शन 10 नंबर का है। तो पहले हम सांख्यिकी वाले पोर्शन को कवर करेंगे, फिर अगर मेरा पैनल सही हो गया तो पहले रचना कर दूंगा, अगर पैनल सही नहीं हुआ तो पहले प्रायिकता को करेंगे, फिर लास्ट में रचना को रखेंगे। मोस्टली 15 दिसंबर के आसपास हो जाना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन शुभ का था, जिसको मैं एक बार वापस से ले लेता हूँ। वो क्वेश्चन आपका ये था कि किसी भी संख्या के ऊपर यदि मैं घात 0 लगाता हूं तो मुझे मान 1 मिलता है। काफी दिनों पहले उसने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था। और अगर इस पूरे चैप्टर नंबर 13 में किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे वो डाउट अपने डाल देना। मैं एक अलग से क्लास लेके उन डाउट को एक बार में क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो के साथ में पूरे चैप्टर में आपका जो भी डाउट हो, जिस जिस आपका क्या कहते हैं क्लास में वो क्वेश्चन पढ़ाया गया हो, एक बार वीडियो वापस से देखना, मोस्टली आपका डाउट सॉल्व हो जाना चाहिए। फिर भी अगर रह जाता है तो इस क्या कहते हैं क्लास के वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप आपके डाउट को पोस्ट कर देना।
मैं कोशिश करूंगा कि उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएं। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी भी नंबर पे यदि मैं घात 0 लगाता हूं तो उसका मान 1 क्यों आता है। इसके बारे में सोचने के कई सारे तरीके हैं, पर हम उस तरीके की बात करते हैं जिसको मैक्सिमम बच्चे समझ पाएंगे। एक चीज देखो, अगर आपको लिखा है 2 की घात 3 बटे 2 की घात 5, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका मान निकालो, तो आप मान कैसे निकालते हो? आप मान निकालते उल्टा कर देते हैं, चलो इसको ऐसे लेते हैं, 2 की घात 5 अपॉन 2। मैं बोलता हूं कि इसका मान बताओ, कैसे बताओगे? आप करोगे 2 की घात 5 माइनस 1 बराबर 2 की घात 4, बराबर आपका जो भी आना है 16 आंसर आ जाएगा। करेक्ट है? मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया कि 2 की घात 5 अपॉन 2 की घात 2 का मान बताओ। फिर भी आप बोलोगे सर आसान है, जैसे पहले किया ऐसे वापस कर देते हैं। तो मैंने कर दिया 2 की घात 5 माइनस 2 की घात 2 मतलब 2 की घात 3 बराबर 8। क्वेश्चन को मैंने हल्का सा और चेंज किया, मैंने बोला कि 2 की घात 5 और 2 की घात 3 का मान बताओ। तो आप क्या करोगे? सेम लॉजिक लगाओगे, आंसर आपका 4 आ गया। एक बार और चेंज किया, मैंने कर दिया 2 की घात 5 अपॉन 2 की घात 4। फिर से आपने वही प्रोसेस फॉलो किया, आपका आंसर 2 आ गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, ये बात एकदम सच है। अगर मैं इसके अगले स्टेप पे गया, अगर मैं इसके अगले स्टेप पे गया और मैंने लिख दिया 2 की घात 5 अपॉन 2 की घात 5, तो क्या निकलेगा? 2 की घात 5 अपॉन 2 की घात 5 लिख दिया तो क्या निकलेगा? सेम लॉजिक लगाओ, आप करोगे 2 की घात 5 माइनस 5 मतलब 2 की घात 0, और मान तो 1 आना ही है। 1 क्यों आना है? क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल हो गए ना, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, इनका मान तो 1 है ही सही, ये तो हमें पता ही है। ठीक, ये आपस में कैंसिल हो गए, मान तो 1 आ गया, ये मुझे पता है। पर मैं अगर इसको पावर के रूप में अगर खेलना चाहूं तो मैं पावर को ऊपर ले गया, 2 की घात 5 माइनस 5 2 की घात 0। तो क्या मैं इससे ऐसे बोल सकता हूं कि 1 का मान 2 की घात 0 के बराबर है? मतलब 2 के ऊपर जब मैंने घात 0 लगाई तो मुझे मान 1 मिला। अब अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं कि 2 की घात 0 की जगह कोई भी नंबर हो, जैसे हमारा नंबर मैंने मान लिया कोई भी नंबर, अब हमने नंबर 1 की घात 0 कर दिया, मैंने 1 की घात 0 कर दिया। क्या 1 की घात 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 की घात m बटे 1 की घात m? लिख सकता हूं ऐसा 1 की घात 0 को? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? देखो, मैं m को ऊपर ले जाऊंगा, m माइनस m 0 हो जाएगा, वापस 1 की घात 0 मिल जाएगा, लिख सकता हूं। पर एक काम मैं और भी कर सकता हूं, मैं इन दोनों को कैंसिल आउट भी कर सकता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मान मिलेगा 1। ठीक है, तो मुझे मान मिलेगा 1। एक नजरिया है ये समझने का, बाकी नजरिया भी और है। तो जैसे जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, पर इससे कुछ हद तक आपकी जिज्ञासा को संतुष्टि मिल जाएगी कि किसी भी नंबर के ऊपर घात 0 लगाने पर मान 1 क्यों आता है। इसमें बहुत सारे अंदर वाले पोर्शन भी हैं। अगर मैं आधार को थोड़ा चेंज करूंगा तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग फिगर भी नजर आने लगेंगे, पर वो 10th क्लास के पर्सपेक्टिव से नहीं है। जब आप आगे की क्लासेस में आओगे तब उनके बारे में हम उसका डिस्कशन करेंगे। पर आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी संख्या की घात 0 है, इसका मतलब क्या है कि उस संख्या की कोई घात रही होगी, वही उसके अंश में होगी और वही उसके हर में होगी। क्या समझ सकते हो कि 1 की घात 0 का मतलब है कि इस आधार जो है इसकी कोई ना कोई घात रही होगी, पर सेम घात अंश में होगी, सेम घात हर में होगी। कोई भी घात रही है, वो अंश में है वो हर में, आपस में कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आपका 1 आ गया। तो इस तरह से आप मान सकते हो कि किसी भी संख्या की जो घात 0 है उसका मान सदैव 1 आता है। 10th क्लास के बच्चे के लिए इतना पर्याप्त है। जो आगे की चीजें वो आगे की क्लासेस में हम डिस्कस कर लेंगे अगर कभी मौका मिला तो। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है, और फिर अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे, सांख्यिकी वाले पोर्शन से। ध्यान से इसको पढ़िएगा क्योंकि 10 नंबर का पोर्शन मैक्सिमम बोर्ड में है, और बाकी बोर्ड में भी सांख्यिकी प्लस प्रायिकता मिलके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल शाम को 5 बजे।